उत्तराखंड में अवैध मजारों पर धामी सरकार का बुलडोजर एक बार फिर गरजा है। हरिद्वार में सरकारी जमीनों पर बनाई गई अवैध मजारों को जिला प्रशासन की टास्क फोर्स ने ध्वस्त कर दिया। उधर कुमाऊं मंडल के तराई के जंगलों में बनी 1 दर्जन से ज्यादा अवैध मजारों को वन विभाग के विशेष दस्ते ने ध्वस्त किया है। वन विभाग की जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने की अगुवाई कर रहे आईएफएस और नोडल अधिकारी डॉक्टर पराग मधुकर धकाते ने बताया कि सीएम धामी के निर्देश पर वन भूमि से अवैध मजारों को ध्वस्त करने का अभियान तेज किया गया है। पिछले 1 दिन में तराई के जंगलों में 1 दर्जन से ज्यादा मजारें जड़ से साफ कर दी गई है और इनमें कोई अवशेष नहीं मिले हैं। हरिद्वार में टास्क फोर्स ने गंगा किनारे अतिक्रमण को हटाया है, साथ ही पुराने सिंचाई विभाग के दफ्तर में बनी मजार को भी ध्वस्त किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कुमाऊं के जंगलों में भी हटाई जा रही है, मजारों को हटाया जा रहा है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, अफजाल अंसारी की सदस्यता चली गई है। जी हां, लोकसभा की उनकी सदस्यता खत्म हो गई। 4 साल की उन्हें सजा का ऐलान किया गया है, जिसकी वजह से ही उनकी सांसदी खत्म हो गई है। अफजाल अंसारी जो कि जिनको 4 साल की सजा सुनाई गई है जिला अदालत की ओर से, अफजाल अंसारी की सदस्यता अब लोकसभा सांसद के रूप में खत्म हो गई है। 4 साल की सजा के ऐलान होने के बाद ये प्रक्रिया है, प्रतिनिधित्व कानून के तहत उनकी सदस्यता खत्म हो गई है। तो पहले से ही तय माना जा रहा था कि सदस्यता जा सकती है और 4 साल की सदस्यता खत्म हो गई है अब अफजाल अंसारी की। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और चलिए आपको एक बार फिर उत्तराखंड लिए चलते हैं, जहां पर अवैध मजारों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। कई जगहों पर बुलडोजर का इस्तेमाल हुआ, मजारों को हटाया गया और इन जगहों पर कोई अवशेष नहीं मिले, यानी कि ये मजार अवैध रूप से जमीन को छेंकने, जमीन पर अवैध कब्जा की नीयत से बनाए गए थे, जिन पर एक्शन हुआ है। तो 2 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। हरिद्वार और नैनीताल दोनों जगहों पर यह एक्शन हुआ है। पूरे ही उत्तराखंड में यह अभियान इस वक्त चल रहा है मुख्यमंत्री के आदेश के बाद, और इसी को लेकर जानकारी भी दी गई है। हरिद्वार और नैनीताल, इन दोनों जगहों पर आप देख सकते हैं किस तरह से अवैध मजारों को जमींदोज किया गया। नहीं, देखिए, इरिगेशन का एक बिल्डिंग बना हुआ था जो कि 150 साल के आसपास ये बिल्डिंग बनी हुई थी, जिसमें कि पहले पब्लिक इंटरेस्ट में एक पंचकी चला करती थी। तो क्योंकि बिल्डिंग बहुत पुराना हो गया था और आपदा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत संवेदनशील था, इसके अलावा कुछ लोगों के द्वारा इलीगली रूप से यहाँ पे मजार भी स्टैब्लिश कर दिया इरिगेशन का बिल्डिंग में। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं और यहां पर मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। सीएम धामी ने पीएम को केदारनाथ का प्रसाद और रुद्राक्ष की माला भेंट की है। इस दौरान दोनों के बीच 4 धाम यात्रा की तैयारियों के साथ ही कई अन्य मुद्दों को लेकर भी बातचीत हुई है। सीएम धामी ने पीएम मोदी को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ स्थित आदि कैलाश यात्रा पर आने के लिए आमंत्रित भी किया। साथ ही अल्मोड़ा में जागेश्वर धाम और चंपावत में मायावती आश्रम आने के लिए भी सीएम ने पीएम से अनुरोध किया। सीएम धामी ने बताया उनके राज्य में एयर कनेक्टिविटी को लेकर बात हुई है प्रधानमंत्री से, जिसमें पिथौरागढ़ के नैनी सैनी एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू करने को लेकर बात हुई। प्रधानमंत्री जी की पहली पूजा सभी धामों में, यमुनोत्री, गंगोत्री, बाबा केदारनाथ जी में और भगवान बद्री विशाल के यहाँ जो हुई थी, उसका प्रसाद और उनको गंगोत्री, अलकनंदा जी और सरस्वती जी का और यमुना का जल भेंट किया। गंगा तुलसी भी उनको भेंट की है, रुद्राक्ष की माला भेंट की है। और इसके साथ साथ आगे के समय में आदि कैलाश, चूंकि एक ऐसा स्थान है जो बाबा भोलेनाथ का स्थान है और पिथौरागढ़ सुदूरवर्ती क्षेत्र में स्थित है, वहां आने का उनको मैंने आमंत्रण किया है, उनसे अनुरोध किया है कि वो वहां की यात्रा जो निकट भविष्य में जरूर वहां के लिए समय प्रदान करें। इसके साथ साथ जागेश्वर धाम और
जागेश्वर धाम के साथ साथ मायावती आश्रम, जहां पर स्वामी विवेकानंद जी ने आराधना की थी, अपना एक तरह से मैं कहूं कि तप की भूमि, वहां के लिए मैंने उनको आमंत्रण किया। और पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। केदारनाथ धाम में मौसम खराब होने के बावजूद बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं और ऐसे में तीर्थयात्रियों के साथ ही प्रशासन की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। कपाट खुलने के बाद से अभी तक लगातार बर्फबारी होने के बावजूद भी 52,000 तीर्थयात्री धाम पहुंच चुके हैं, जबकि मौसम विभाग का अनुमान है कि 4 मई तक मौसम खराब रहेगा। ऐसे में तीर्थयात्रियों से मौसम को देखते हुए सावधानी और गर्म कपड़ों के साथ आने की अपील की गई है। सीएम धामी ने यह भी कहा है कि मौसम को देखते हुए ही अपनी यात्रा की प्लानिंग करें और मौसम के मुताबिक ही केदारनाथ यात्रा पर आएं। बार बार सभी से अनुरोध किया है कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री देश भर से यात्रा पर आ रहे हैं, केदारनाथ जी की यात्रा वो तभी प्रारंभ करें जब मौसम के बारे में उनको ठीक प्रकार से उनकी जानकारी हो जाए। मौसम ठीक रहने वाला है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी श्रद्धालु, जो भी हमारे आस्थावान भक्तगण पूरे देश दुनिया से आते हैं, उनको किसी प्रकार की वहां पर परेशानियों का सामना न करना पड़े। केदारनाथ में हो रही बर्फबारी और खराब मौसम के बाद रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने जवाड़ी बाईपास के पास यात्रियों को फिलहाल रोक दिया है। प्रशासन ने यात्रियों से फिलहाल रुद्रप्रयाग के आसपास ही रुकने की अपील की है। केदारनाथ धाम में हो रही बर्फबारी के बाद भी भारी संख्या में यात्री केदारनाथ पहुंच रहे हैं, जिससे यात्रा में दिक्कतें आ रही हैं। 2 दिन तक मौसम खुलने की कोई उम्मीद नहीं फिलहाल। केदारपुरी में सीमित संसाधनों के चलते प्रशासन यात्रियों को अलग अलग जगह रोक रहा है और मौसम साफ होने के बाद ही इन्हें आगे जाने दिया जा रहा है। अलर्ट है वो आज से और आगे 2-3 दिन तक है। उसी को देखते हुए जो भी यात्रा के लिए ट्रैफिक आ रहा है उसको हम रेगुलेट कर रहे हैं। लोगों को ये हम समझा रहे हैं कि आप यहाँ पर 2-3 दिन रुक सकते हैं, नीचे होटल में रुक सकते हैं या फिर अन्य जगह भी दर्शन कर सकते हैं। खराब मौसम के बाद भी बद्रीनाथ धाम की यात्रा भी जारी है। बारिश के बाद भी मंदिर परिसर में तीर्थयात्रियों का सैलाब उमड़ रहा है। हर कोई भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए बद्रीनाथ धाम पहुंच रहा है। तो वहीं हर मौसम के बाद भी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के यात्रियों को सुगम तरीके से दर्शन कराए जा रहे हैं। प्रशासन ने भी खराब मौसम के चलते यात्रा रूट पर विभागों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। लैंडस्लाइड वाले जोन में मशीनों को तैनात किया जा रहा है। बद्रीनाथ धाम में नाराज चल रहे तीर्थ पुरोहितों को उत्तराखंड सरकार ने मास्टर प्लान के कार्य के चलते बड़ी सौगात दी है। बद्रीनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों के आवास हटा दिए गए हैं। इसके बाद तीर्थ पुरोहित समाज काफी नाराज हो चुका था, लेकिन सरकार ने तीर्थ पुरोहितों के आवास बनाने के लिए भूमि पूजन किया और जल्द से जल्द आवास निर्माण करने का भरोसा भी दिया है। मंदिर के पास ही तीर्थ पुरोहितों के लिए नए आशियाने बनाए जाएंगे। दरअसल ये वो सभी तीर्थ पुरोहित हैं जिनके आवास मंदिर के आसपास मौजूद थे, लेकिन मास्टर प्लान के तहत उन्हें हटाना पड़ा। अब इनके लिए नई जगह पर आवास बनाने का काम शुरू हो रहा है। ये आज जो भूमि पूजन हुआ है, ये सांकेतिक हुआ है और ये विश्वास बनाने की दिशा में एक पहला कदम रखा गया है कि हमको ये पता चला आज कि हमको यहाँ पे भूमि मिलेगी। अभी हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, अभी हमारी लड़ाई इसके आगे भी जारी है। अभी हम लोग जो जमीन के बदले जमीन की मांग कर रहे हैं उस पर हम अडिग है। अभी हम मकान के बदले मकान जो मांग रहे हैं उस पर हम अडिग है। और जो हमका प्रतिकर का जो मूल्य समान सर्किल रेट, उस पर हमारी मांग अभी पूरी नहीं हुई है। क्योंकि बहुत समय से हमारे पुरोहित समाज की डिमांड थी कि पहले उनके आवास जो है उनका निर्माण शुरू हो जाए और उसके बाद उनका विस्थापन हो। इसमें सभी का हमारा बहुत अच्छा सहयोग रहा है और आशा करते हैं कि आज से ये कार्य शुरू होने के पश्चात जल्द से जल्द ये कार्य समाप्त हो जाए। उत्तरकाशी में भी लगातार बारिश हो रही है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में बारिश होने से कड़ाके की ठंड हो रही है। खराब मौसम के बाद भी बड़ी संख्या में यात्री दोनों धामों का रुख कर रहे हैं। पिछले 9 दिन में दोनों धामों में 1,16,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। गंगोत्री धाम में 61,379 और यमुनोत्री धाम में 55,229 यात्री अब तक दर्शन कर चुके हैं। वहीं लगातार मौसम खराब होने से यात्रियों के सामने भी परेशानी सामने आने लगी है। गंगोत्री हाईवे पर बंदरकोट के पास रुक रुक कर लैंडस्लाइड भी हो रहा है, जिससे हाईवे प्रभावित हुआ।
चारधाम यात्रा में खराब मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हालात ये है कि यात्रा को व्यवस्थित करना अब एक बड़ी चुनौती बन गया है। देखिए प्रशासन के सामने किस तरह की मुसीबत खड़ी हो गई है। 22 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा में इस बार मौसम कड़ी परीक्षा ले रहा है। चारों धामों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बारिश, बर्फबारी और ठंड के बीच यात्रा व्यवस्थाएं बनाने में भी दिक्कत आ रही है। केदारनाथ में GMYN द्वारा बनाई जा रही टेंट कॉलोनी बर्फबारी की भेंट चढ़ गई, तो केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह हो रहा लैंडस्लाइड सबसे बड़ी बाधा बन रही है। केदारनाथ से लौटे GMYN के MD का कहना है कि धाम में पूरी मैन पावर लगा दी गई है, लेकिन फिर भी बर्फबारी के कारण वहां मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। तो चारधाम में हमारे जो टेंट कॉलोनीज वगैरह थी, जो GMYN प्रोवाइड करता है, अस्थायी प्रकार की जो सुविधाएं हैं रहने की, वो अधिकतर बर्फबारी में उनको नुकसान पहुंचा था। तो हम लोगों ने ये किया कि सारी जो इंजीनियरिंग टीम है और सारी जो पर्यटन की विशेष टीमें बना करके वहां डिप्यूट करी। हमारा विनम्र अनुरोध है खास करके केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं, तीर्थयात्रियों से कि वो अपनी यात्रा का कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मौसम का अपडेट लें और केदारनाथ धाम में आवास इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित करके ही वो केदारनाथ धाम की यात्रा करें। 30 अप्रैल तक चारों धामों में करीब 2.5 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। तमाम दिक्कतों के बावजूद सबसे अधिक 91,000 श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुँचे हैं। ऐसे में एहतियात के तौर पर 3 मई तक के लिए केदारनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए हैं। साथ ही चारों धामों में व्यवस्थाओं के मॉनिटरिंग के लिए 3 IAS अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। देखिए, उसमें ये जिनका पहले से अभी फर्दर रोक लगाई है, जिनके पहले रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो उस पर अभी रोक नहीं है। फर्दर जो अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी 30,000 के ऊपर रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, तो जो फर्दर रजिस्ट्रेशन है वो 3 मई तक रोक लगाई। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ चारों धाम उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्थित है। मौसम विभाग ने अभी 5 से 6 मई तक इन क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान जारी किया है। ऐसे में श्रद्धालुओं को बेहद सतर्कता के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। इसी बीच पिथौरागढ़ में मिलम रूट पर एक बड़ा ग्लेशियर टूटकर सड़क पर आ गया, जिसकी वजह से सड़क बंद हो गया। छीरकीना ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूटा है। पैदल रास्ते पर ये हिस्सा आया, जिसकी वजह से अब चाइना बॉर्डर पर बसे लोगों की आवाजाही काफी कठिन हो गई है। ग्लेशियर टूटे हिस्से गोरी नदी तक जा पहुंचे। इन दिनों लोग ऊंचे इलाकों में माइग्रेट होते हैं। ऐसे में मिलम घाटी 13 गांव के लोगों की आवाजाही खतरों से भर गई है। इलाके में मौसम खराब होने के कारण बर्फबारी जारी है, जिस कारण BRO के लिए टूटा हुआ ग्लेशियर हटाना काफी मुश्किल हो रहा है। मौसम में बदलाव का असर टिहरी जिले में भी देखने को मिला। रविवार देर शाम से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे लोगों की दिक्कत बढ़ गई है। सोमवार को नई टिहरी, घनसाली, प्रतापनगर, जाखनीधार क्षेत्र में रुक रुक कर बारिश जारी है। नई टिहरी जिला मुख्यालय में नालों और नालियों की सफाई नहीं होने की वजह से सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो रहा है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ रही है। जिला आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम से जिले की मॉनिटरिंग की जा रही है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में तकरीबन 10 mm बारिश हो चुकी है और मई के महीने में हो रही बारिश प्रशासन के लिए चुनौती बन गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 4 मई तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जिससे चार धाम रूट पर यात्रियों की दिक्कत बढ़ सकती है। बारिश का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। अभी कितने दिन और इसी तरीके से बारिश देखने को मिलने वाली है प्रदेश भर में? बिल्कुल, ये जो इस पहले बोला गया था पहले से ही जो है कि 30 तारीख से लेकर 3 तारीख तक जो है करीब 4 दिन या 5 दिन ऐसे हैं कि जिसमें कि अच्छी बारिश प्रदेश में मिलने वाली है। तो पिछले 24 घंटे में देखा है कि जो है लाइट मॉडरेट रेन जो ज्यादातर जगहों में मिली है और 1-2 जगहों में जो डिस्ट्रिक्ट है नैनीताल और उधम सिंह नगर है उसमें हैवी रेन्स भी मिली है। और ये जो एक्टिविटी आज भी ऐसी ही कंटिन्यू कर रही है और आप ये कह सकते हैं हल्की मध्यम तो जहां ज्यादातर जगहों में मिल ही रही है, तो हैवी रेन कुमाऊं रीजन में एका दुका जगहों में जो आप देखेंगे वो आज भी मिलने वाली है। तो ये 2 दिन तो ज्यादा एक्टिविटी हो ही गई है और कल और परसों बात करें 2 और 3 को भी जो है
तो थोड़ी सी हैवी रेन्स की तो संभावना नहीं है, लेकिन जो हल्की से मध्यम बारिश है वो कल और परसों भी आपको देखने को मिलती रहेगी। दिल्ली दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने उत्तराखंड में लागू होने वाले समान नागरिक संहिता को लेकर बयान दिया है। सीएम धामी के जून तक यूसीसी कानून का ड्राफ्ट तैयार होने के बयान पर कहा गया कि ये कानून बीजेपी का टोटका है। साथ ही हरीश रावत ने कहा, उत्तराखंड को महंगाई से राहत की जरूरत है, रोजगार चाहिए और वहां आग लगने की घटनाओं से मुक्ति चाहिए। उत्तराखंड रोजगार मांग रहा है, उत्तराखंड महंगाई कम करो कह रहा है, उत्तराखंड अच्छी सड़कें मांग रहा है, उत्तराखंड 24 घंटा बिजली मांग रहा है, नलू में पानी मांग रहा है, आग से मुक्ति मांग रहा है, उत्तराखंड 4 धाम यात्राएं सुचारू तरीके से संचालित करो इसकी मांग कर रहा है। ये वो तो सब दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए भाजपा के ये टोटके हैं अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए। इधर बागेश्वर से विधायक और कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद इस सीट को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी में चंदन रामदास की जगह बागेश्वर में कौन होगा, कैबिनेट में किसकी जगह किसे मिलेगी, इसे लेकर मंथन शुरू हो चुका है और मंथन के साथ ही लॉबिंग भी शुरू हो गई है। किस तरह से ये मंथन चल रहा है आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। बागेश्वर रिजर्व सीट से 4 बार के विधायक रहे चंदन रामदास के निधन के बाद विधानसभा ने भी चुनाव आयोग को बागेश्वर सीट रिक्त होने की सूचना भेज दी है। बागेश्वर सीट बीजेपी का गढ़ रही है। 2022 के चुनाव में कांग्रेस के रंजीत दास को 12,000 से ज्यादा वोटों से पीछे छोड़ चंदन रामदास चौथी बार विधायक बनने में कामयाब रहे थे। उनके निधन के बाद बीजेपी अब उनके उत्तराधिकारी की तलाश में जुट गई है। सूत्रों की माने तो बीजेपी चंदन रामदास के परिवार से ही बेटे या पत्नी को टिकट देने पर विचार कर रही है। उधर कांग्रेस एक बार फिर रंजीत दास पर दांव खेल सकती है। स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हम सब लोग बैठेंगे और निर्णय करेंगे। ये सत्या की संवैधानिक व्यवस्था की 6 महीने के अंदर चुनाव होने और उस चुनाव को हम अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, ये मैं विश्वासपूर्वक मैं कह सकता हूँ। बागेश्वर चुनाव हम लोग पूरी ताकत से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और संगठन अपनी विचार विमर्श आपस में कर रहा है। हम लोग अभी कैंडिडेट्स को लेकर भी चर्चा हमारी है। चंदन रामदास के निधन से खाली हुई कैबिनेट सीट पर भी नेताओं की नजर है। कुमाऊं से कपकोट विधायक सुरेश गाड़िया, रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, तो गढ़वाल से राजपुर विधायक खजान दास, देवप्रयाग सीट से विनोद कनाड़ी और धर्मपुर सीट से विनोद चमोली के नाम भी चर्चाओं में है। पार्टी सूत्रों की माने तो कुमाऊं में बकायदा इसके लिए लॉबिंग भी शुरू हो चुकी है। जब भी भविष्य में समय आएगा तो निश्चित रूप से प्रदेश मंत्रिमंडल में भी जो भी विस्तार होगा, जैसा भी जिस क्षेत्र के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, ये पार्टी का विषय है। अब राज्य में निकाय चुनाव के साथ बागेश्वर उपचुनाव की भी चर्चा है और सरकार के साथ बीजेपी पर कैबिनेट विस्तार का दबाव बढ़ने लगा है। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि अनूप मलिक राज्य में नए फॉरेस्ट चीफ हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक फॉरेस्ट चीफ के लिए डीपीसी हुई है, जिसमें सीनियरिटी के आधार पर अनूप मलिक के नाम का चयन हुआ है। मलिक 1987 बैच के आईएफएस हैं। विभागीय मंत्री को फाइल भेज दी गई है। मंत्री के बाद सीएम की मंजूरी के लिए फाइल को भेजा जाएगा। आदेश होने तक प्रभारी चीफ भी बनाए जा सकते हैं अनूप मलिक। और खबर रामनगर से, यहां पप्पी सागर की हत्या के मामले में हंगामा हुआ है और पुलिस ने कोतवाली के बाहर लाठीचार्ज कर दिया। पप्पी सागर के समर्थन में आए लोगों पर अभद्रता पुलिस की ओर से ये आरोप लगे हैं, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को वहां से हटाया है। तो पप्पी सागर की कल हत्या हुई थी, जिसका आज पुलिस ने खुलासा किया है। 70,000 रुपए पप्पी सागर की हत्या की वजह बने। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी आजम से पप्पी सागर ने
70,000 रुपए उधार लिए थे और उधार वापस मांगने पर पप्पी आजम से बदसलूकी करता था, जिसके बाद आजम ने पप्पी सागर की हत्या की साजिश रची और हत्या करवा दी। तस्वीरें आपके सामने है रामनगर से, जहां पर भयंकर हंगामा देखने को मिला है। पप्पी सागर की हत्या हुई थी कल और उसी वारदात के बाद लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया, घेराव करने पहुंचे, सड़क जाम किया। पुलिस जब इन्हें हटाने पहुंची तो पुलिस के साथ भी इन लोगों ने धक्का मुक्की की है। ये आरोप पुलिस की ओर से लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और सभी को इस जगह से हटाया। विधानसभा में भर्ती घोटाला मामले को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को फिर से नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले में विधानसभा ने अपना पक्ष कोर्ट में रखा, लेकिन सरकार द्वारा 6 महीने के बाद भी कोर्ट में जवाब दाखिल नहीं किया गया, जिससे कोर्ट नाराज है। चीफ जस्टिस ने अब सरकार को 4 हफ्ते का वक्त दिया है। दरअसल देहरादून के अभिनव थापा ने जनहित याचिका दाखिल कर कहा था कि सरकार ने विधानसभा में सिर्फ 2016 के बाद के नियुक्तियों को ही निरस्त किया, जबकि साल 2000 से ही विधानसभा में भर्तियों में घोटाले चल रहे हैं। कोर्ट अब मामले में 30 जून को सुनवाई करेगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जेईई भर्ती पेपर लीक प्रकरण की जांच कर रही एसआईटी ने 96 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में पुलिस ने 75 अभ्यर्थियों को भी आरोपी बनाया है। इन अभ्यर्थियों ने लीक पेपर के जरिए एग्जाम दिया था। आरोपियों में लोक सेवा आयोग के कुछ अधिकारी, कोचिंग सेंटर के संचालक कॉमन आरोपी हैं, साथ ही कुछ और संदिग्ध जांच के दायरे में हैं। तो 21 लोग जो इसमें आरोपी बनाए गए हैं एजेई परीक्षा में, उसमें 2 कोचिंग के संचालक भी हैं जिनकी गिरफ्तारी भी हुई थी और जो इसमें अक्यूज भी बनाए गए हैं। और साथ ही साथ जो हमारी जो पटवारी परीक्षा है उसमें भी काफी सारे अक्यूज कॉमन है जो एक गैंग के रूप में यहाँ पर सक्रिय थे। और चलिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।